स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है ना। इस लॉ ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है क्योंकि इसे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं एंड ऑल्सो इसे लैपलेस लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस चीज से डील करते हैं कि जो ये लॉ है ये बताता है कि हम कैसे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों एक ही बात है ना, को निकालना है। कहाँ पे निकालना है? सपोज कीजिए कोई एलिमेंट है, कोई ये वायर है, ठीक है ना, ये कोई वायर है और सपोज कि ये कोई कंडक्टर है, इससे करंट पास हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इस वायर के कुछ पीस की वजह से इसके कोई एलिमेंट से किसी डिस्टेंस पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, सपोज कीजिए ये पॉइंट P है, ठीक है ना, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये हमारा वायर है, दिस इज वायर। Okay students, this is our wire and we have to calculate magnetic field induction at position R here, that is here। तो हमने माना इसको, इस एलिमेंट को, इस वायर को हमने स्मॉल एलिमेंट में ले लिया। देखिए ये हमने माना ds है, ठीक है ना, ds इज स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है ना। और हमने सपोज किया कि करंट एंड दिस पोजिशन वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मैग्नीट्यूड होगा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। कहाँ डिपेंड करेगा? देखिए करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो एलिमेंट का जो ये लेंथ है, इस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। एंड ऑल्सो जो थीटा है उसके साइन पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। एंड जो ये पोजीशन वेक्टर है यानी कि जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं dB प्रोपोर्शनल टू I करंट एंड ds लेंथ एलिमेंट साइन थीटा एंगल बिटवीन देम अपॉन r स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। और अगर हमें यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होगा तो क्या आएगा? यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है k, जिसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ये डिपेंड करता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है ना, इसका क्या मीडियम है, ठीक है ना। इसके बीच में इस पॉइंट P के और इस वायर के बीच में कौन सा मीडियम है? अगर ये फ्री स्पेस है तो k की वैल्यू होती है μ0/4π, ठीक है ना। ये वैल्यू होती है SI यूनिट में। और अगर हम CGHS यूनिट ले लें और यहाँ पर मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने जो ये निकाला है फॉर्मूला, तो ये एक्चुअली हम फॉर्मूला किस चीज के बेसिस पे निकालते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ की किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। तो हमने देखा कि इन 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है और एक हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिया, ठीक है। तो यही हमें बायोट-सैवर्ट लॉ बताता है कि हमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एक ही चीज होती है, वो निकालनी है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट है ना, जो कि किसी डिस्टेंस पे होता है, ठीक है ना। दैट्स ऑल अबाउट बायोट-सैवर्ट लॉ कि कि हम फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहे हैं। अब ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, क्या होगा, लेट्स सी दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमें देखना है कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। करंट की डायरेक्शन ले लीजिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है तो आप अपनी थंब को उस डायरेक्शन में रखिएगा और तो जिस तरफ आपकी फिंगर कर्ल होंगी दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। एंड वॉइस वर्सा, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है तो आप करंट की डायरेक्शन भी निकालें। कैसे? कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपको शो कर रहा है उस डायरेक्शन में आपको अपनी राइट हैंड की जो फिंगर्स है उनको कर्ल करना है, देन योर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, एप्लीकेशन में हम क्या देखेंगे कि हम इससे कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक रेस्पॉन्सेज इवन एट द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है ना। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल दैट इज बहुत छोटे लेवल पे हम मैग्नेटिक फील्ड को इसमें निकाल सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा, मतलब अगर बहुत बड़ा वायर है और उसके छोटे से एलिमेंट की वजह से हमें निकालना है, बहुत छोटे से, दैट इज एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे हम निकाल सकते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ से। ओके स्टूडेंट्स, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है एरोडायनामिक थ्योरी में
कि वहां पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी इंड्यूस्ड बाय वोर्टेक्स लाइंस। ये वोर्टेक्स लाइंस क्या होती हैं? ये समथिंग कुछ सर्कुलर लाइंस होती हैं जो कि क्लोज्ड शेप में होता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो एरोडायनामिक्स है वहां पर हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करने में भी बायो-सैवर्ट लॉ का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है कि सिमिलैरिटी पाई जाती है कूलम्ब्स लॉ के साथ में इसकी। जैसे कूलम्ब्स लॉ होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, तो वहां पे कुछ सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि एक तो यह है कि लीनियरिटी देखने को मिलती है कि अगर जैसे बी निकालते हैं, बी प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ एलिमेंट के, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ भी किसके होता है? कूलम्ब्स लॉ भी होता है ना, उसमें चार्जेस के, इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है ना। एक तो ये हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी है कि कूलम्ब्स लॉ एंड बायो-सैवर्ट लॉ दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, ठीक है। एंड दोनों ही फोर्सेस क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज होते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ थोड़े से ही डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। दीज टू फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ओके, ये हमने आपको बता ही दिया है कि जो वेरी स्मॉल कंडक्टर्स होते हैं जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है उसमें एप्लीकेबल होते हैं ये। एंड ऑल्सो ये एप्लीकेबल होते हैं फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। मतलब सिमेट्री जहां पे काम कर रही है वहां पर ये एप्लीकेबल होते हैं।